नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के सेवा नियमों की कह सकते हैं एक ऐसी परत खोल रहे हैं जो अक्सर चर्चा में नहीं रहती, हाँ, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। सेवा विस्तार और पुनर्नियोजन। बिल्कुल। मतलब रेलवे कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद कैसे काम जारी रख सकते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद दोबारा कैसे जुड़ सकते हैं। हाँ, और देखिए हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है, वो है भारतीय रेलवे स्थापना संहिता। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1। हाँ, वॉल्यूम 1 और खास तौर पर इसका अध्याय 4। ये नियम ही हैं जो तय करते हैं कि ये सब कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा। तो आज इरादा यही है कि इन नियमों की तह तक जाया जाए। मतलब सिर्फ नियमों का ब्यौरा नहीं, बल्कि कोशिश ये समझने की होगी कि इनके पीछे की सोच क्या है, क्यों बने हैं ये नियम और असल में इनका मतलब क्या निकलता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? नियम 401 से। हाँ, नियम 401 से ही करते हैं। ये समझिए कि इन प्रावधानों की नींव है, एकदम मूल सिद्धांत। अच्छा, जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। हाँ, नियम 401 साफ तौर पर कहता है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को सेवा विस्तार देना, जिसे एक्सटेंशन ऑफ सर्विस कहते हैं, हाँ, एक्सटेंशन। या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजित करना, मतलब रीएम्प्लॉयमेंट। रीएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक हो। हाँ, ये जो शब्द है ना, सार्वजनिक हित में आवश्यक, इनका वजन बहुत है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो नियम 401 सामने रखता है वो ये है कि भाई सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन किसी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। नहीं, संहिता इसे साफ साफ अत्यंत अपवाद स्वरूप मिलने वाली सुविधा कहती है, मतलब बाय वे ऑफ एन एक्सेप्शन। अच्छा, मतलब एक्सेप्शन है, रूल नहीं। हाँ, इसे मांगा नहीं जा सकता, ये केवल खास परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। ये अधिकार नहीं अपवाद है वाली बात तो बहुत अहम है। ये इसे एक तरह से नियमित प्रक्रिया बनने से रोकती है। बिल्कुल। लेकिन ये सार्वजनिक हित, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ सरकार का हित या कुछ और भी? रेलवे जैसी इतनी बड़ी संस्था में हम इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सार्वजनिक हित वैसे तो काफी व्यापक शब्द है। हाँ। रेलवे के संदर्भ में अगर देखें तो इसका मतलब हो सकता है जैसे कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी निरंतरता बनाए रखना, अच्छा। या फिर कोई ऐसी खास विशेषज्ञता या अनुभव है किसी के पास जो आसानी से मिलता नहीं है। हाँ, जैसे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो। बिल्कुल, खासकर सुरक्षा में या कोई टेक्निकल फील्ड में या ऑपरेशन में। सोचिए कोई बड़ा सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और जो मेन एक्सपर्ट हैं वो रिटायर होने वाले हैं। हाँ, तो उनका रहना जरूरी हो सकता है। हाँ, तो शायद उनके अनुभव को कुछ और समय तक बनाए रखना सार्वजनिक हित में मान लिया जाए। लेकिन हाँ, ये तय करना कि कौन सी स्थिति इस दायरे में आएगी यह आसान नहीं है। और ये सिर्फ जरूरत की बात नहीं है। नियम 401 में शायद स्वास्थ्य और आचरण की भी बात है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम ये भी कहता है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले उस कर्मचारी का स्वास्थ्य कैसा है, पिछला आचरण कैसा रहा है, अच्छा, उसकी पूरी जांच होगी और उसे संतोषजनक पाया जाना चाहिए। यानी फिटनेस भी देखी जाएगी। हाँ, और ये भी प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को करने के लिए पूरी तरह फिट है, सक्षम है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, ये तो एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया लगती है। हाँ, ताकि ये पक्का हो कि केवल योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को ही इस अपवाद का लाभ मिले। सही है। मतलब जरूरत के साथ साथ योग्यता और उपयुक्तता भी जरूरी है। चलिए अब नियम 402 पर आते हैं। ये खास तौर पर सेवा विस्तार की बात करता है। हाँ, एक्सटेंशन। ये पुनर्नियोजन से कैसे अलग है? देखिए, सेवा विस्तार का मतलब है कि कर्मचारी अपनी जो मौजूदा नौकरी है उसी में बिना किसी ब्रेक के रिटायरमेंट की जो सामान्य उम्र है उसके बाद भी काम करता रहता है। अच्छा, मतलब कंटिन्यूएशन। हाँ हाँ, कंटिन्यूएशन। और नियम 402 कहता है कि सामान्यता मतलब नॉर्मली सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। इसे एक तरह से हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित? पर क्यों? अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसकी जरूरत है, तो उसे जारी रखने में हर्ज क्या है? इसके पीछे शायद कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर लगातार सेवा विस्तार देंगे तो जो नीचे के लोग हैं उनके प्रमोशन के मौके रुक सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। उससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है। दूसरी बात ये, नई प्रतिभा, नए विचारों को संगठन में आने से भी रोक सकता है। सही। इसलिए नियम 402 इसे सिर्फ उन्हीं स्थितियों तक सीमित रखता है जहां ऐसा करना सरकार के हित में बिल्कुल जरूरी हो और किसी अत्यावश्यक काम की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण हो। तो पहले नियम 401 में सार्वजनिक हित था और अब नियम 402 में सरकार के हित में अत्यावश्यक कार्य की निरंतरता। क्या इनमें कोई खास फर्क है? हाँ, एक सूक्ष्म सा फर्क है। नियम 401 तो एक सामान्य सिद्धांत है
जो दोनों पर लागू होता है, विस्तार पर भी, पुनर्नियोजन पर भी। ठीक है। नियम 402 खास तौर पर सेवा विस्तार के लिए एक और कड़ी शर्त लगाता है, सिर्फ अत्यावश्यक काम की निरंतरता। यहां जोर निरंतरता पर है। अच्छा, कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यूटी। ये शायद उन स्थितियों के लिए है जहां किसी काम को अगर बीच में छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसे पूरा करने के लिए उसी व्यक्ति का रहना जरूरी है। समझ गए। तो सेवा विस्तार तो सच में काफी सीमित दायरे में ही मुमकिन है। हाँ, लेकिन अगर कोई रिटायर हो चुका है तो क्या उसके लिए रेलवे में वापस आने का कोई रास्ता है? यहाँ शायद नियम 403 आता है, पुनर्नियोजन यानी री-एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। नियम 403 जो सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारी हैं, और ये सिर्फ रेलवे के ही नहीं, दूसरे सरकारी विभागों से रिटायर हुए भी हो सकते हैं, अच्छा। उनको रेलवे में फिर से नियुक्त करने का प्रावधान देता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पुनर्नियोजन को एक नई सेवा माना जाता है। नई सेवा? न्यू सर्विस। नई सेवा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पिछली सारी सर्विस जीरो हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नई सेवा मानने का मुख्य उद्देश्य शायद ये है कि कर्मचारी को उसकी पुरानी वरिष्ठता, मतलब सीनियरिटी या प्रमोशन के दावे वापस नहीं मिलते। अच्छा, वो फ्रेश स्टार्ट जैसा है। हाँ, एक तरह से नए सिरे से नियुक्ति होती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, नियम साफ कहता है कि इस नई सेवा के कारण कर्मचारी की जो पिछली सेवा से अर्जित पेंशन या ग्रेचुइटी है, हाँ। उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, वो लाभ उसे मिलते रहेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करने लायक और इच्छुक हैं। बिल्कुल। तो फिर इस नई सेवा में वेतन, भत्ते, बाकी शर्तें कैसे तय होती हैं? क्या वो पुरानी सर्विस के हिसाब से होती हैं? नहीं, नियम 403 कहता है कि पुनर्नियुक्ति पर वेतन और दूसरी सेवा शर्तें रेलवे मंत्रालय तय करेगा। मंत्रालय तय करेगा। हाँ, ये उस पद पर निर्भर करेगा, कर्मचारी की योग्यता, अनुभव क्या है, उस समय की सरकारी नीतियां क्या हैं, इन सब पर। हो सकता है वेतन पिछली सैलरी से कम हो सकता है। या हो सकता है पेंशन की रकम को ध्यान में रखकर तय किया जाए। ये हर केस में अलग हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो पुनर्नियोजन मतलब रिटायरमेंट के बाद एक फ्रेश स्टार्ट, नई शर्तों पर, लेकिन पुरानी पेंशन सेफ रहती है। ये सेवा विस्तार से तो काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। सेवा विस्तार में आप उसी नौकरी में बने रहते हैं, उन्हीं शर्तों पर। वेतन वगैरह में जो सामान्य बढ़ोतरी होती है वो हो सकती है। हाँ। पुनर्नियोजन में आप रिटायरमेंट के बाद एक नई नौकरी शुरू करते हैं, जिसकी शर्तें अलग से तय होती हैं, पर आपकी पेंशन सुरक्षित रहती है। सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन ये कितने टाइम के लिए हो सकता है? क्या कोई लिमिट है? नियम 404 क्या कहता है इस बारे में? हाँ, नियम 404 यहाँ भी काफी साफ है। सामान्यतः मतलब यूजुअली सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की जो अवधि है वो एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ 1 साल? ये तो बहुत कम लगता है, खासकर अगर कोई लंबा चलने वाला जरूरी प्रोजेक्ट हो। क्या इसे बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। नियम कहता है कि 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद आगे विस्तार केवल विशेष कारणों मतलब स्पेशल रीजंस के आधार पर ही दिया जा सकता है। स्पेशल रीजंस? हाँ, इसका मतलब है कि हर साल या जब भी वो अवधि खत्म हो रही हो, केस को फिर से देखा जाएगा और एक्सटेंशन को सही ठहराने के लिए मजबूत ठोस कारण बताने होंगे। अच्छा, हर बार जस्टिफाई करना पड़ेगा? हाँ, ये नहीं कि एक बार दे दिया तो बस चलता रहेगा। ये 1 साल की जो लिमिट है, ये इस बात पर जोर देती है कि भाई ये एक अस्थायी व्यवस्था है, कोई परमानेंट समाधान नहीं है। ये बार बार मूल्यांकन की जरूरत और विशेष कारणों की शर्त, ये तो इसे और भी सीमित बना देती है। लगता है नीति इसे लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, ये शायद वही संतुलन साधने की कोशिश है जिसकी हम बात कर रहे थे। अनुभव का लाभ भी उठाना है, लेकिन स्थायी पदों को लंबे समय तक ब्लॉक भी नहीं करना है। अब एक ऐसी स्थिति सोचते हैं जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने सेवा विस्तार के लिए अप्लाई किया, उसे पूरी उम्मीद थी कि मिल जाएगा, पर उसका अनुरोध खारिज हो गया। हाँ, हो सकता है। ऐसे में क्या होता है? क्या वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है? नियम 405 इस पर क्या कहता है? नियम 405 इस मामले में कह सकते हैं बहुत सख्त और स्पष्ट है। अच्छा। अगर जो सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो सेवा विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो उस कर्मचारी को इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अपील नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो काफी कठोर लगता है। मतलब अगर कर्मचारी को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है या मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, तो कोई औपचारिक रास्ता नहीं है उसके पास। औपचारिक अपील का रास्ता तो नहीं है। नियम यह जरूर कहता है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार मतलब रिव्यू वो तभी संभव है जब यह साबित किया जा सके कि उस काम को जारी रखने के लिए उस कर्मचारी की सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है, एक्सट्रीम नेसेसिटी।
अच्छा, एक्सट्रीम नेसेसिटी। हाँ, लेकिन ये अपील से अलग है। यहाँ पहल शायद विभाग को करनी होगी या कोई नए तथ्य सामने लाने होंगे जो इस अत्यधिक आवश्यकता को दिखाएं। ये कर्मचारी के अधिकार के तौर पर नहीं है। अत्यधिक आवश्यकता को साबित करना तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, ये नियम तो असल पे जो निर्णय लेने वाला अधिकारी है उसे काफी शक्ति देता है और शायद इस प्रक्रिया को विवादों से बचाने की कोशिश करता है। हाँ, इसका उद्देश्य यही लगता है कि क्योंकि ये एक अपवाद है, इस पर कोई लंबी कानूनी या प्रशासनिक लड़ाई ना खिंचे। निर्णय अंतिम माना जाता है जब तक कि जरूरत को लेकर कोई बिल्कुल असाधारण स्थिति ना पैदा हो जाए। ठीक है, अब आते हैं प्रक्रिया और पैसों वाले पहलू पर। नियम 406 वेतन, भत्ते और छुट्टी के बारे में है और 407 प्रक्रिया बताता है। तो नियम 406 के हिसाब से वेतन वगैरह कैसे तय होता है? नियम 406 कहता है कि सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान कर्मचारी का वेतन, भत्ते और अवकाश मतलब छुट्टी संबंधी नियम वैसे होंगे जैसे रेलवे मंत्रालय समय समय पर तय करे। अच्छा, ये मंत्रालय तय करेगा। हाँ, पुनर्नियोजन के मामले में जैसा हमने पहले बात की, वेतन नई सेवा की शर्तों के हिसाब से तय होगा, जिसमें पेंशन को भी ध्यान में रखा जा सकता है। हाँ, सेवा विस्तार में हो सकता है मौजूदा वेतनमान जारी रहे, लेकिन सटीक नियम मंत्रालय ही तय करेगा। और पेंशन का क्या होता है इस दौरान? हमने बात की थी कि पुनर्नियोजन में पेंशन सेफ रहती है, लेकिन क्या विस्तार की अवधि में भी पेंशन मिलती रहती है साथ साथ? नहीं, देखिए, पेंशन लाभ तो पिछले सेवा के हिसाब से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आमतौर पर सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान रोक दिया जाता है, स्थगित रहता है। अच्छा, मतलब पेमेंट नहीं होता। हाँ, यानी कर्मचारी को या तो उस अवधि का वेतन मिलेगा या पेंशन, दोनों एक साथ नहीं मिलते। पेंशन का भुगतान असल में तब शुरू होता है जब कर्मचारी आखिरकार सेवा से पूरी तरह रिटायर होता है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब प्रक्रिया की बात करते हैं। नियम 407, अगर कोई कर्मचारी इच्छुक है या विभाग चाहता है तो उसे कब और कैसे अप्लाई करना होता है? प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है और इसमें समय का ध्यान रखना होता है। नियम 407 कहता है कि अगर सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन पर विचार करना है तो संबंधित कर्मचारी या विभाग को रिटायरमेंट की तारीख से कम 6 महीने पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा। 6 महीने पहले? ये तो काफी एडवांस प्लानिंग चाहिए। अगर अचानक जरूरत पड़ जाए तब क्या होता होगा? हाँ, ये 6 महीने की समय सीमा शायद इसीलिए रखी गई है ताकि पूरी प्रक्रिया मतलब आवेदन, फिर उसका मूल्यांकन, स्वास्थ्य जांच, विभागाध्यक्ष की सिफारिश और अंत में मंत्रालय या बोर्ड लेवल पर फैसला, ये सब ठीक से पूरा करने के लिए काफी समय मिल सके। हाँ, क्योंकि ये कोई रूटीन काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें कई लेवल पर जांच और मंजूरी शामिल होती है। अगर जरूरत अचानक पड़ती है तो शायद नियमों में कोई विशेष प्रावधान हो सकता है असाधारण परिस्थितियों के लिए, लेकिन सामान्य प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू करने की है। प्रक्रिया में आगे क्या होता है आवेदन मिलने के बाद? आवेदन या प्रस्ताव मिलने के बाद जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं, एचओडी? हाँ, एचओडी को अपनी स्पष्ट सिफारिश देनी होती है और उचित कारण बताने होते हैं। फिर वो इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड या सीधे रेलवे मंत्रालय को भेजते हैं। और उन्हें ये बताना होता है कि ये क्यों जरूरी है, क्यों सार्वजनिक हित में है। हाँ, बिल्कुल, उन्हें ये जस्टिफाई करना होता है कि क्यों इस मामले में सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन जरूरी है। और आखिरी फैसला कौन लेता है, एचओडी या रेलवे बोर्ड? अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रेलवे मंत्रालय के पास सुरक्षित है। अच्छा, मिनिस्ट्री के पास? हाँ, वही सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद तय करेगा कि सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन को मंजूरी देनी है या नहीं, और अगर हाँ तो किन शर्तों पर और कितनी अवधि के लिए। ये जो सेंट्रलाइज्ड निर्णय प्रक्रिया है, ये पक्का करती है कि इन अपवादों का इस्तेमाल पूरे रेलवे में एक जैसी नीति के तहत और नियंत्रण के साथ हो। तो ये थे भारतीय रेलवे स्थापना संहिता वॉल्यूम 1 अध्याय 4 के नियम 401 से 407 तक के मुख्य प्रावधान, हाँ, जो सेवा विस्तार और पुनर्नियोजन को नियंत्रित करते हैं। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये प्रक्रियाएं बहुत सोची समझी और नियंत्रित हैं। कोई आसान रास्ता नहीं है ये। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को फिर से एक बार दोहराएं तो हाँ, कर लेते हैं। पहला तो आधार। हाँ, आधार केवल सार्वजनिक हित और अत्यावश्यकता, ये कर्मचारी का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ अपवाद है। दूसरा प्रकार। हाँ, 2 तरह के हैं। हाँ, सेवा विस्तार मतलब मौजूदा सेवा जारी रखना, जिसे सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा पुनर्नियोजन यानी रिटायरमेंट के बाद नई शर्तों पर नियुक्ति, जिसमें पेंशन सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। फिर योग्यता भी जरूरी है। बिल्कुल। संतोषजनक स्वास्थ्य, अच्छा आचरण
और काम करने की क्षमता ये अनिवार्य है। और अवधि? अवधि सामान्यतः एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 साल, विशेष कारणों से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर मंजूरी न मिले तो विस्तार या पुनर्नियोजन की अस्वीकृति पर अपील का कोई अधिकार नहीं है। प्रक्रिया भी काफी तय है। हाँ, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले आवेदन या प्रस्ताव भेजना होता है, विभागाध्यक्ष की सिफारिश चाहिए और अंतिम निर्णय रेलवे मंत्रालय का होता है। और पैसों का मामला? वेतन भत्ते मंत्रालय तय करेगा। पेंशन लाभ सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उनका भुगतान उस अवधि के बाद ही शुरू होता है। तो ये नियम एक तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि रेलवे अपने अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ जरूरत पड़ने पर उठा सके। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि ये व्यवस्था रोजमर्रा की न बन जाए और नई प्रतिभा के लिए भी अवसर बने रहें। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। हाँ, संतुलन। हाँ, अनुभव बहुत कीमती है, खासकर रेलवे जैसे जटिल सिस्टम में। लेकिन संगठन को ताज़ा रखने के लिए नए लोग, नए नजरिए भी चाहिए। ये नियम इसी खींचतान के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इसमें एक व्यवहारिक चुनौती भी है। बिल्कुल है, चुनौती है इन शब्दों की व्याख्या में। सार्वजनिक हित, अत्यावश्यक कार्य, अत्यंत अपवाद स्वरूप। हाँ, ये शब्द थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ, ये व्यक्तिपरक हो सकते हैं। कौन सी स्थिति अत्यावश्यक है और कौन सी नहीं, ये तय करना हमेशा आसान नहीं होता होगा। यहाँ जो निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, उनके विवेक मतलब डिस्क्रिशन की बड़ी भूमिका होती है। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, हाँ, कि व्यवहार में इस विवेक का इस्तेमाल कैसे होता होगा। क्या इसके लिए कोई और डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं? कैसे ये पक्का किया जाता होगा कि ये फैसले निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और एक जैसे हों? और सबसे जरूरी कि ये सिर्फ वास्तविक जरूरत पर आधारित हों, किसी और कारण पर नहीं। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है। बिल्कुल, ये सोचना दिलचस्प है कि इस संतुलन को साधने और इस विवेकाधिकार के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए